क्या कभी ऐसा सोचा है कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि एक खास तरह की सोच का नतीजा है? क्या हो अगर किसी की सबसे बड़ी सीमा उसका बैंक बैलेंस या डिग्री नहीं, बल्कि बस उसकी अपनी सोच का दायरा हो? आज हम डेविड स्वार्ट्स की क्लासिक किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की कुछ सबसे दमदार हिस्सों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। ओके। हमारा मकसद ये समझना है कि विश्वास की शक्ति असल में काम कैसे करती है और कैसे अपनी सोच का दायरा बढ़ाकर जिंदगी में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। और ये सिर्फ अच्छा सोचो सब अच्छा होगा कहने भर की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किताब एक पूरा ढांचा देती है, एक क्या कहते हैं प्रैक्टिकल तरीका बताती है कि कैसे अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार किया जाए, उन बहानों को दूर किया जाए जो हमें पीछे खींचते हैं, और डर पर काबू कैसे पाया जाए। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। किताब की शुरुआती एक बहुत शक्तिशाली विचार से होती है। वो ये कि विश्वास एक थर्मोस्टेट की तरह है जो हमारी कामयाबी को कंट्रोल करता है। अगर कोई मानता है कि वो बहुत कम कीमत का है तो उसे मिलता भी कम है। बिल्कुल, ये थर्मोस्टेट वाली बात कमाल की है। अगर आपने अपने दिमाग का थर्मोस्टेट मान लीजिए 25 डिग्री पर सेट कर रखा है, तो आप उससे ऊपर नहीं जाएंगे। आप कभी 30 डिग्री वाली कामयाबी तक पहुंचेंगे ही नहीं। आप अनजाने में ही खुद को वहीं रोक लेंगे। लेकिन जो ये मानता है कि वो बड़े काम कर सकता है, वो अपना थर्मोस्टेट 100 डिग्री पर सेट करता है। और किताब इसे समझाने के लिए एक बेहतरीन मिसाल देती है। हमारे दिमाग के अंदर एक विचारों की फैक्ट्री है। हाँ। और इस फैक्ट्री में 2 फोरमैन हैं। एक का नाम है मिस्टर जीत और दूसरे का मिस्टर हार। और ये दोनों बिल्कुल उल्टे काम करते हैं। मिस्टर जीत आपको वो सारे कारण बताते हैं जिनसे आप सफल हो सकते हैं। अच्छा? आप क्यों किसी काम के काबिल हैं, आप क्यों जीतेंगे। वो सकारात्मक विचारों के स्पेशलिस्ट हैं। और मिस्टर हार? दूसरी तरफ है मिस्टर हार, जो आपको बताते हैं कि आप क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों कमजोर हैं और आप क्यों फेल होंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों फोरमैन बहुत आज्ञाकारी हैं। आप जिसे भी हल्का सा इशारा देंगे वो तुरंत काम पर लग जाएगा। पर यहाँ एक सवाल उठता है। हमारा दिमाग तो अक्सर नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है, जिसे नेगेटिविटी बायस भी कहते हैं। तो ऐसे में कोई जानबूझकर मिस्टर जीत को कैसे चुने? बहुत अच्छा सवाल है। यही तो इस किताब का सार है। आपको ये चुनाव जानबूझकर करना पड़ता है। ये ऑटोमेटिक नहीं होता। मतलब? मान लीजिए कोई सोचता है आज का दिन बहुत खराब है। ये मिस्टर हार के लिए एक सिग्नल है। अच्छा, फौरन? हाँ, फौरन। वो तुरंत आपको सबूत देना शुरू कर देंगे। देखो मौसम कितना गर्म है, बिजनेस धीमा चलेगा, लोग चिड़चिड़े होंगे, और देखते ही देखते दिन सच में खराब हो जाता है। और अगर इसका उल्टा करें? मैं उस क्लाइंट को फोन करूंगा, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये एक दिमागी कसरत की तरह है। बिल्कुल। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाती है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण किताब में दी गई एक युवा महिला की कहानी है जो मोबाइल होम बेचना चाहती थी। हाँ, वो कहानी बहुत अच्छी है। उसके पास सिर्फ $3000 थे, कोई तजुर्बा नहीं था, और उसके सभी सलाहकारों ने उसे साफ साफ मना कर दिया था। मतलब सारे सबूत उसके खिलाफ थे। हाँ, कि ये काम हो ही नहीं सकता। उसके सामने मिस्टर हार के लिए सारे सबूत मौजूद थे। पैसा नहीं, अनुभव नहीं, सपोर्ट नहीं, लेकिन उसने मिस्टर जीत को चुना। उसका विश्वास अटूट था। उसने क्या कहा? उसने कहा, मुझे पता है कि ये इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। मैंने अपने कंपटीशन को स्टडी किया है और मैं उनसे बेहतर काम कर सकती हूँ। कमाल है। मुझसे कुछ गलतियाँ होंगी, लेकिन मैं बहुत जल्द टॉप पर पहुँचूंगी। यानी उसका विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं थी, बल्कि एक ठोस तर्क पर आधारित थी कि वो बेहतर कर सकती है। बिल्कुल। और उसके इसी जबरदस्त आत्मविश्वास ने 2 निवेशकों का भरोसा जीत लिया। अच्छा। उसने एक ट्रेलर बनाने वाली कंपनी को भी मना लिया कि वे उसे बिना पैसों के शुरुआती इन्वेंट्री दे दें। और नतीजा? नतीजा तो जाहिर है अच्छा ही हुआ होगा। उसने पहले ही साल $10 लाख से ज्यादा की बिक्री की। ये साफ दिखाता है कि जब विश्वास मजबूत होता है तो दिमाग कैसे करें कि रास्ते वो खोज ही लेता है। तो विश्वास हमारी गाड़ी का इंजन है, लेकिन कई बार इंजन चालू होने के बाद भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। ऐसा लगता है जैसे कोई ब्रेक लगा हुआ है। और किताब इसी ब्रेक पर बात करती है, जिसे वो एक बीमारी का नाम देती है, बहानाइटिस। बहानाइटिस? यानी बहाने बनाने की बीमारी। और लेखक कहते हैं कि जितना सफल व्यक्ति होता है वो उतने ही कम बहाने बनाता है, लेकिन जो लोग कहीं नहीं पहुंच पाते उनके पास हमेशा ये समझाने के लिए बहानों की पूरी किताब होती है। वो एक क्यों नहीं कर सकते या क्यों नहीं कर पाए। एकदम सही। इसमें सबसे आम बहाना कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा सुनने में क्या आता है? इंटेलिजेंस बहानाइटिस, यानी ये सोचना कि मेरे पास दिमाग की कमी है। अच्छा, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ। हाँ, हम अक्सर अपनी दिमागी क्षमता को कम आंकते हैं
और दूसरों की क्षमता को बहुत ज्यादा। लेकिन रिसर्च साफ बताती है कि आपका आईक्यू कितना है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। एक सकारात्मक और मेहनती रवैये वाला 100 आईक्यू का व्यक्ति एक नकारात्मक और निराशावादी जीनियस से कहीं ज्यादा सफल हो सकता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या आज के दौर में भी ये सच है? अब तो हर चीज में स्पेशलाइजेशन की बात होती है। क्या सिर्फ सोचने का तरीका जानना ही काफी है, बिना ठोस जानकारी के? ये एक बहुत जरूरी नुआंस है। किताब ये नहीं कहती कि जानकारी बेकार है। आइंस्टीन और हेनरी फोर्ड की कहानियां यही सिखाती हैं। आइंस्टीन से जब पूछा गया कि 1 मील में कितने फीट होते हैं, तो उन्होंने कहा, क्या कहा? मुझे नहीं पता। मैं अपना दिमाग ऐसी जानकारी से क्यों भरूं जो किसी भी किताब में 2 मिनट में मिल सकती है। सही बात है। उनका मानना था कि दिमाग को तथ्यों का गोदाम बनाने से ज्यादा जरूरी है उसका इस्तेमाल सोचने के लिए करना। हेनरी फोर्ड वाली कहानी भी कुछ ऐसी ही है ना? हाँ, जब एक अखबार ने उन्हें अज्ञानी कहा तो उन्होंने मुकदमा कर दिया। कोर्ट में उनसे बहुत से सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे गए, जिनके जवाब वो नहीं दे पाए होंगे। हाँ, नहीं दे पाए। आखिरकार वो तंग आ गए और बोले, मैं इन सवालों के जवाब नहीं जानता, लेकिन मैं 5 मिनट में एक ऐसे आदमी को ढूंढ सकता हूँ जो जानता है। तो मतलब जानकारी जमा करना जरूरी नहीं है, जानकारी तक पहुँचने का तरीका जानना और उस जानकारी से सोचना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो दिमाग के बाद दूसरा सबसे बड़ा बहाना है उम्र की बहानाइटिस। मैं बहुत भूखा हूँ या मैं बहुत छोटा हूँ, ये तो हम हर जगह सुनते हैं। और ये सिर्फ एक मानसिकता है। किताब में 45 साल के एक व्यक्ति का जिक्र है जिसने सब कुछ छोड़कर पादरी बनने का फैसला किया। 45 की उम्र में? हाँ, और 5 साल की ट्रेनिंग के बाद एक सफल करियर बनाया। एक और व्यक्ति ने 24 साल स्टॉक ब्रोकर के तौर पर काम करने के बाद 51 साल की उम्र में कॉलेज प्रोफेसर बनने का फैसला किया। 51 में? वाह। सालों का लगभग 1/3 हिस्सा अभी भी बाकी है। मतलब उम्र आपको तब तक नहीं रोक सकती जब तक आप उसे रोकने ना दें। बिल्कुल। और तीसरा बहाना किस्मत की बहानाइटिस। लोग अक्सर दूसरों की सफलता को अच्छी किस्मत का नाम दे देते हैं। बिल्कुल। किताब में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की कहानी है। एक सेल्समैन जॉन $1,12,000 का बड़ा ऑर्डर लेकर आया। तभी एक दूसरा कमजोर सेल्समैन जिसकी अपनी बिक्री बहुत कम थी, उसने जॉन को बधाई दी और कहा, वाह जॉन, तुम फिर से लकी निकले। लकी? हाँ। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि वो कमजोर सेल्समैन ये मानने को तैयार नहीं था कि जॉन की सफलता के पीछे किस्मत नहीं थी। तो फिर उसके पीछे क्या था? उसके पीछे थे महीनों की मेहनत। जॉन उस ग्राहक के साथ महीनों से काम कर रहा था। उसने कई रातें जागकर उनकी जरूरतों के हिसाब से उपकरण के डिजाइन पर काम किया था। तो ये किस्मत नहीं, तैयारी थी। हाँ, उसकी सफलता सावधानी पूर्वक योजना और लगातार मेहनत का नतीजा थी। सफलता ठोस सिद्धांतों पर काम करने से मिलती है, महज संयोग से नहीं। तो हमने बहानों की बात कर ली, जो एक तरह का ब्रेक है। लेकिन एक और चीज है जो हमें रोकती है, और वो है डर। डर एक हकीकत है, ये सिर्फ कल्पना नहीं है। हाँ, और ये सफलता का दुश्मन नंबर 1 है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आत्मविश्वास, जो डर का इलाज है, वो जन्म से नहीं मिलता। उसे बनाना पड़ता है, उसे हासिल किया जाता है, उसे विकसित किया जाता है। कोई भी आत्मविश्वास के साथ पैदा नहीं होता। और किताब के मुताबिक डर का सबसे अच्छा इलाज है एक्शन, यानी कार्रवाई। हिचकिचाहट और टालमटोल डर को और बड़ा करते हैं। एकदम सही। किताब में एक ऐसे एग्जीक्यूटिव का जिक्र है जिसका डिपार्टमेंट घाटे में जा रहा था और वो पूरी तरह निराश हो चुका था। तो वो क्या कर रहा था? उसने मानी। पहले वो हफ्ते में एक बार अपनी सेल्स टीम के साथ मीटिंग करता था, अब उसने हर सुबह मीटिंग करनी शुरू कर दी। उसने अपनी टीम में नया जोश भरा, नई योजनाएं बनाई और नतीजा ये हुआ कि सेल्स फिर से बढ़ गई होगी। हाँ, उसके डिपार्टमेंट की सेल्स फिर से आसमान छूने लगी। एक्शन ने डर और निराशा दोनों को खत्म कर दिया। मुझे ये मेमोरी बैंक वाला आइडिया बहुत कमाल का लगा। हमारा दिमाग एक बैंक की तरह है जिसमें हम रोजाना विचार जमा करते हैं। हाँ, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये तो एक तरह से अपने दिमाग को अपने ही खिलाफ या अपने हक में इस्तेमाल करने जैसा है ना। हम अक्सर इस पर ध्यान ही नहीं देते कि हम रोज इसमें क्या जमा कर रहे हैं। यही तो बात है। जब भी हम कुछ सोचते हैं या कोई अनुभव करते हैं तो हम अपने मेमोरी बैंक में एक याद जमा कर देते हैं। ठीक है। अब जब कोई मुश्किल फैसला लेना होता है तो हम अपने इसी मेमोरी बैंक के पास जाते हैं। असफल लोग क्या करते हैं? वे अपने बैंक में लगातार नकारात्मक यादें, शर्मिंदगी, असफलताएं और निराशा जमा करते रहते हैं। और जब उन्हें आत्मविश्वास की जरूरत होती है तो वे बैंक से क्या निकालते हैं? अपनी पिछली हार की यादें। और वो उन्हें और कमजोर बना देती हैं। सही है। बिल्कुल।
वहीं सफल लोग जानबूझकर सिर्फ सकारात्मक विचार और अनुभव जमा करते हैं। वे अपनी छोटी बड़ी जीतों को याद रखते हैं, मिली हुई तारीफों को संजोते हैं। तो जब उन्हें मुश्किल फैसला लेना होता है तो वे अपने मेमोरी बैंक से आत्मविश्वास और पिछली सफलताओं की यादें निकालते हैं। ये मेमोरी बैंक वाला आइडिया आज के दौर में और भी जरूरी हो जाता है। कैसे? हम दिन भर सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता की तस्वीरें जमा करते हैं जो अनजाने में हमारे बैंक में हार वाली यादें भर देती हैं। इससे तो इम्पोस्टर सिंड्रोम और भी बढ़ जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। किताब का असली मैसेज ये है कि आपको अपने इस दिमागी बैंक का एक्टिव मैनेजर बनना पड़ेगा, सिर्फ एक पैसिव डिपॉजिटर नहीं। आपको चुनना होगा कि क्या जमा करना है। हाँ, आपको जानबूझकर चुनना होगा। अपनी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करें, अच्छी यादों को बार बार याद करें। आप जो जमा करेंगे वही निकाल पाएंगे। तो एक बार जब आपके पास विश्वास हो, कोई बहाने ना हो और आपका मेमोरी बैंक सकारात्मक यादों से भरा हो, तब आप असली में बड़ा सोचने के लिए तैयार होते हैं। लेखक कहते हैं कि सफलता को इंच, पाउंड या डिग्री में नहीं मापा जाता, बल्कि किसी की सोच के आकार में मापा जाता है। हाँ, और इसका एक क्लासिक उदाहरण उस रिटेल एग्जीक्यूटिव का है जिसने अपने स्टाफ के एक सदस्य को एक ग्राहक के बारे में कुछ ऐसा कहते सुना जिससे उसे झटका लग गया। क्या सुना उसने? उसने सुना, अरे वो तो सिर्फ $1.98 का ग्राहक है, उस पर इतना समय क्यों बर्बाद करना। उसे एहसास हुआ कि उसके स्टाफ के लिए ग्राहक की कीमत सिर्फ उसकी उस एक खरीदारी जितनी थी। बिल्कुल, उन्होंने ग्राहक को एक लेन-देन की तरह देखा, एक रिश्ते की तरह नहीं। तो उस एग्जीक्यूटिव ने क्या किया? उस एग्जीक्यूटिव ने तुरंत अपने रिसर्च डिपार्टमेंट को बुलाया और पता करने को कहा कि एक औसत ग्राहक साल भर में उनके स्टोर में कितना खर्च करता है। और आंकड़ा क्या था? आंकड़ा चौंकाने वाला था। एक औसत ग्राहक साल में $362 खर्च करता था। वाह! एग्जीक्यूटिव ने तुरंत सभी सुपरवाइजर्स की मीटिंग बुलाई और उन्हें ये बात समझाई। उसने कहा, एक ग्राहक को $1.98 के नजरिए से देखना बंद करें, वो $362 का ग्राहक है। और जब ये बात स्टाफ तक पहुंची तो उनका ग्राहकों के प्रति नजरिया ही बदल गया होगा। पूरी तरह से। वे एक बिक्री को नहीं बल्कि एक साल के रिश्ते को देखने लगे। ग्राहक सेवा में जबरदस्त सुधार आया। यही है बड़ी सोच। वर्तमान से आगे भविष्य को देखना। हाँ, वर्तमान के लेन देन से आगे बढ़कर भविष्य की संभावना को देखना। छोटी सोच का भी एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है, एक कैफेटेरिया चेकर की कहानी। एक छात्र दोपहर के भोजन के लिए वहां गया। उसने 39 सेंट की टर्की उठाई, लेकिन कैश काउंटर पर चेकर ने उसे 49 सेंट मांगे। अच्छा, 10 सेंट ज्यादा? हाँ। छात्र ने विनम्रता से कहा कि साइन पर 39 सेंट लिखा है। और चेकर ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे उस साइन से कोई मतलब नहीं। मेरी लिस्ट में आज का दाम 49 सेंट है और तुम्हें यही देना होगा। छात्र ने बहस नहीं की, 10 सेंट ज्यादा देकर चला गया। लेकिन उसने तय कर लिया कि वो वहां दोबारा कभी नहीं आएगा। उस 10 सेंट के पीछे की कीमत कितनी बड़ी थी? बहुत बड़ी। वो छात्र उस कैफेटेरिया में दोपहर के भोजन पर साल में लगभग $250 खर्च करता था। तो उस चेकर ने 10 सेंट देखे। $250 की संभावना नहीं, उसने आज की छोटी सी जीत के लिए भविष्य का एक बड़ा रिश्ता खो दिया। यही छोटी और बड़ी सोच का फर्क है। इस पूरी बातचीत से ये समझ आता है कि चाहे वो विश्वास की शक्ति हो, बहानों से पार पाना हो या बड़ी सोच अपनाना हो, ये सब एक ही चीज की ओर इशारा करता है। क्या? कि हमारे बाहरी नतीजे हमारी अंदरूनी सोच से ही तय होते हैं। बिल्कुल। ये विश्लेषण किसी को ये सिखाता है कि सफलता के लिए जरूरी उपकरण पहले से ही हमारे दिमाग में मौजूद हैं। हमें बस उन्हें इस्तेमाल करना सीखना है। हमें बस मिस्टर जीत को काम पर लगाना है, अपनी मेमोरी बैंक में सही विचार जमा करने हैं और हर स्थिति में आज के फायदे से ज्यादा कल की संभावना को देखना है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। हाँ, लेकिन किताब व्यक्तिगत सफलता पर बहुत जोर देती है और ये आज के दौर में एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में बड़ी सोच का ये सिद्धांत सिर्फ हमारे निजी लक्ष्यों पर ही नहीं, बल्कि हमारे समाज और हमारी सामूहिक चुनौतियों पर कैसे लागू हो सकता है। कोई समूह या देश एक साथ मिलकर बड़ा कैसे सोच सकता है।